हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही रहा है, ये हमारा दिसंबर 2023 यूजीसी नेट का टारगेट बैच चल रहा है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है, जिनको जाकर आप देख सकते हो। हमारी आज की वीडियो इनकम टैक्स एक्ट के पीवाईक्यू से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें 13 जून 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ और उनकी आंसर की के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूं, मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कवर कर लिया था, जिनको जाकर आप देख सकते हो, जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर किया था। तो हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से, जो कि है हमारा 11th क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स को। तो 11th क्वेश्चन है हमारा अजर्शन रीजन से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। तो अजर्शन है हमारा ITR 1 कैन बी यूज बाय एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। और रीज़न है ITR 1 कैन नॉट बी यूज बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ अ डायरेक्टर इन ए कंपनी। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको कोई कनेक्शन लग रहा है, और इनमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है तो आपको इनके बीच में कोई कनेक्शन लग रहा है, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज अ नॉट correct explanation of A. A is correct but R is a not correct. फोर्थ ऑप्शन है A is a not correct but R is a correct. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ITR से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पूरी कवर करवा दी है। अभी भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें भी डिस्कस करेंगे क्या क्या इनकी कंडीशन होती है। ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। तो इसका आंसर है फोर्थ, ए इज़ अ नॉट करेक्ट बट आर इज़ अ करेक्ट। ये रहा आपका आंसर, ए इज़ अ नॉट करेक्ट बट आर इज़ अ करेक्ट। क्यों? ITR 1 होती है वो इंडिविजुअल के लिए होती है जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो, ना कि 1 करोड़ से ज़्यादा। और रीजन में क्या है, ITR 1 कैन नॉट बी यूज बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ अ डायरेक्टर इन ए कंपनी। ये आपको करेक्ट रीजन दिया है। जो आर स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, जिसमें एक डायरेक्टर कंपनी का ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। तो ए आपका इनकरेक्ट हो गया और आर आपका करेक्ट हो गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन है, उनको आप जाकर देख सकते हो किस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेनेशन है। तो ITR 1 है वो उन पर्सन्स के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो, और वो उनकी इंडिविजुअल इनकम हो सैलरी हेड से 1 हाउस प्रॉपर्टी से एंड अदर सोर्स से। लेकिन उनकी जो इनकम है वो किस किस से नहीं होनी चाहिए, वो इनकम ना हो ओ इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैव इंटरेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। मतलब ऐसा पर्सन जो डायरेक्टर हो कंपनी का, या उसने इन्वेस्टमेंट की हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, और जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो, वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जिसकी फ़ॉरेन के अंदर एसेट हो या फ़ॉरेन के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हो, वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। और जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी से ना लेकर इनकम
एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव कर रहा है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से, वो भी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। ऐसे ही ITR 2 से रिलेटेड दिया हुआ है 3, 4, और ये कंप्लीट मैं आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेट्स अचीव नेट GRF पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको कंप्लीट ये PDF मिल जाएगी। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमने अपना 11th क्वेश्चन कर लिया, जिसमें हमने देख लिया कि ए हमारा इनकरेक्ट है और जो आर है वो करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टर इन ए कंपनी ITR 1 को फाइल नहीं कर सकता। तो इसके बाद आते हैं 12th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो जो प्रोविडेंट फंड है वो कौन सा प्रोविडेंट फंड है जो अप्रूव किया जाता है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फिर थर्ड है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा अप्रूव किया गया है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा। तो आपको इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन देखना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आप इसके आंसर या ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे पता लगता है कि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो और आप इन चीज़ों को समझ भी रहे हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो प्रोविडेंट फंड हमारा 4 तरह से होता है। पहले आता है स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, फिर आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फिर होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड फोर्थ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? द लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेलवे, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, दे मैनेज देयर प्रोविडेंट फंड। दिस एक्शन फेल विद इन द स्कोप ऑफ द इंश्योरेंस फंड एक्ट ऑफ 1925। जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है वो इंश्योरेंस एक्ट 1925 के अंदर आता है। एम्प्लॉयर्स may not have tax on their contribution, while employee contribution are taxable under section 80C. There are no tax implication for the interest provided, as this is not considered part of the income. You do not have to pay tax if you redeem the full amount after retirement. If the person deactivates their PF account, no additional tax implication are required during the withdrawal process. तो इतना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर ये है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, इस तरह की जो एजेंसीज होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके ऊपर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अप्लाई होता है, और ये इंश्योरेंस फंड एक्ट 1925 के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज क्वाइट पॉपुलर। All employees in company with more than 20 employees contribute to the PF. Employees can set up the scheme for their contribution in their own PF trust or follow the PF commissioner system, but commissioner of income tax must approve all schemes. मतलब उनके द्वारा ये सब स्कीम्स को अप्रूव किया गया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। If the employees contribute is more than 12%, it will be taxed for the year in which the contribution was made. अगर कोई एम्प्लॉय है 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो वो टैक्स के अंदर आता है जिस साल में उन्होंने कंट्रीब्यूशन 12% से ज़्यादा किया है। तो अब आते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CTI डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस फंड। मतलब जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मतलब CTI ने उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। विद द इंश्योरेंस फंड कंट्रीब्यूशंस मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ टैक्स। ये सब टैक्स के अंदर नहीं आते। नो टैक्स ब्रेक्स आर मेड
for employees either section 80B is not applied. No need to pay interest tax. This amount is taxable as salary income at the time of withdrawal. However, employee contribute are not taxed under this section, but other tax are assumed for them. मतलब ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ये मतलब जो कमिश्नर है इनकम टैक्स के उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसलिए ही इसको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। इसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्स से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन सेक्शन 80B जब तक अप्लाई नहीं होता तब तक ही वो टैक्स के अंदर नहीं आता। लेकिन जब 80B इम्प्लाइड होता है, मतलब 80B के सेक्शन लगते हैं, तो वो टैक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दिस स्कीम ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज जनरली अवेलेबल फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉयड। मतलब जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो किसके लिए अवेलेबल होता है? वो सभी के लिए अवेलेबल होता है। किन के लिए? वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। द मिनिमम रेट शुड बी 500 एंड द मैक्सिमम अमाउंट एक्सीड अप टू 1.5 लाख। मतलब वो 500 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक, 1.5 लाख रुपये तक उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। दिस अमाउंट इज पेड आफ्टर 15 ईयर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोग्राम फॉर फ्यूचर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब जो PPF की जो अमाउंट है वो 15 सालों के बाद पे की जाती है, और ये इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर सेविंग के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट पेड इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री। जो भी इंटरेस्ट होगी PPF के ऊपर, जो भी आपको पे किया जाएगा वो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होता। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन में क्या है? इफ़ assessee इज engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, द नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज दैट केस बी। मतलब आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम की परसेंटेज बतानी है जब असेसी एंगेज हो बिजनेस ऑफ ग्रोविंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। मतलब टी की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोविंग के अंदर जो असेसी है एंगेज होता है ऐसे बिजनेस में, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर की कितनी परसेंटेज होती है वो ध्यान करके आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम की परसेंटेज बतानी है वो कितनी होती है। 40% द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, 25% फ्रॉम द सच बिजनेस, 60% द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस एंड 75%। कौन सी परसेंटेज है जो टी की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोविंग में नॉन एग्रीकल्चर की परसेंटेज होती है वो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 40%, क्योंकि जो इनकी रेशो होती है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर की वो होती है 60-40 की रेशो। 60 होता है एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट और जो 40 होता है वो होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट। जैसे ये पार्शली एग्रीकल्चर और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम का चार्ट दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट रूल 8 ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। तो एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर का कितना है? 60 और 40 का। रबड़ के केस में क्या है? 7A के रूल अप्लाई होते हैं। इसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का रेशियो है 65-35। फिर आता है कॉफ़ी ग्राउंड्स एंड कर्ड बाय सेलर। इस पे रूल अप्लाई होता है 7B और 1 का। इसमें जो रेशियो है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का वो है 75 और 25%। कॉफ़ी ग्राउंड्स एंड कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। इस पे रूल अप्लाई होता है 7BIA का। इसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का जो पार्शली इंटीग्रेशन है वो क्या है? 60 और 40% का। 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। हमारे क्वेश्चन में पूछा था टी से रिलेटेड, जिस पे अप्लाई होता है रूल 8। तो इसमें क्या है? 60 और 40 का। और क्या पूछा था? नॉन एग्रीकल्चर का। तो नॉन एग्रीकल्चर का हुआ 40%। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है एनी प्लानिंग ऑफ टैक्स विच एम एट रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी
इन लीगल रिकॉग्नाइज्ड परमिशेबल वे कैन बी टर्म्स एज एन इंटेंस ऑफ। मतलब आप अपने टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करना चाहते हो, वो आपका एम है, और आप लीगल रिकॉग्नाइज परमिशिबल वे से उसको कम करना चाहते हो, तो वो किसके अंदर आता है? वो आता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवेजन और टैक्स मैनेजमेंट। आपको ये 4 ऑप्शन है दिए हैं, तो आपको बताना है वो किसके अंदर आता है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप कमेंट करोगे तो मुझे यही लगेगा कि आप अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। तो आप कमेंट कर सकते हो अपना जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस कैसे है इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन में क्या डिफरेंस होता है? टैक्स प्लानिंग हमारी लीगल होती है और टैक्स अवॉइडेंस भी हमारी लीगल होती है, लेकिन टैक्स अवेजन हमारी इलीगल होती है। टैक्स अवेजन क्यों इलीगल होती है? टैक्स अवेजन इसलिए इलीगल होती है क्योंकि इसमें मिस स्टेटमेंट और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट को किया जाता है। इनकम को कम दिखा के एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखाया जाता है, इसलिए ये टैक्स अवेजन इलीगल होती है। टैक्स प्लानिंग हमारी लीगल भी होती है और एथिकल भी होती है। एथिकल मतलब हमारी नैतिक मूल्यों को लेकर चलती है। टैक्स अवॉइडेंस हमारी लीगल तो होती है लेकिन अनएथिकल होती है, क्योंकि इसमें एम किया जाता है कि हम अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करें और जिसमें जो कि आपकी नेशनल की डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनको ध्यान में ना रखकर अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है। कैसे रिड्यूस किया जाता है? जो भी लॉ फूल्स होते हैं उनके जो भी सरकार ने कानून बनाए होते हैं उन कानून के बीच में जो भी लूप होल्स होते हैं उनका फ़ायदा उठाकर तो टैक्स लायबिलिटी है उसको कम किया जाता है, तो इसलिए ये अनएथिकल होती है। और टैक्स अवेजन तो इलीगल भी होती है और अनएथिकल भी होती है। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है? नो इंटेंशन टू डिफीट लीगल स्प्रिट। इसमें इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं होती। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इंटेंशन टू डिफीट लीगल स्प्रिट। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन में यही होता है। फिर टैक्स प्लानिंग में क्या होता है? बाय टेकिंग लेजिटिमेट बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स लॉज। इसमें जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जैसे डिडक्शन हो गई, जैसे कि आपको रिबेट्स हो गई, उन सभी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाकर टैक्स प्लानिंग की जाती है कि आने वाले टाइम में हम कैसे अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी डिडक्शंस मिलती है, उन सब का फ़ायदा उठाकर अपने जो भी टैक्स को है वो कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है? बाय टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ लूप होल्स ऑफ लॉ। इसमें जो लॉ के लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाकर इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है। टैक्स अवेजन में क्या होता है? मिस स्टेटमेंट एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपकी बैलेंस शीट हैं, उनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उनमें एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया जाता है और जो इनकम है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे जो टैक्स की लायबिलिटी है वो आपकी कम हो जाती है। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है? नो लिटिगेशन इन कोर्ट, मतलब आपको कोर्ट से कोई लिटिगेशन नहीं होता। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है? लीड टू लिटिगेशन इन कोर्ट। टैक्स अवॉइजन में होता है और टैक्स अवॉइडेंस में भी ऐसा होता है। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है? नो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस। इसके अंदर को आपको पेनल्टी होती है, ना इंटरेस्ट देना होता है, ना आपको किसी तरह की लीगल प्रोसिक्यूशन के अंदर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। टैक्स अवॉइडेंस में भी क्या होता है? नो पेनल्टी एंड नो प्रोसिक्यूशंस। लेकिन अवेजन के अंदर क्या होता है? जब आप अनएथिकल और इलीगल वे से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो
तो वो क्या होता है, उससे आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपको लीगली आप एक फ्रॉड बन जाते हो और प्रोसिक्यूशन के अंदर आ जाते हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, आपको लीगली कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको सिंपल वे में बताऊं तो टैक्स अवेजन के अंदर ऐसा होता है। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट, सोसाइटी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। टैक्स प्लानिंग से क्या होता है, आप सोसाइटी को भी बेनिफिट करते हो, मतलब आप डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करते हो, सोसाइटी को एम्पावर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हो। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, इट इज़ इविल ऑफ नेशन एंड सोसाइटी, मतलब ये सोसाइटी के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि इसमें आप जो आपका टैक्स बनता है, जो आप मिसस्टेटमेंट कर रहे हो अपने अकाउंट से, तो उसको क्या होता है, उससे आपकी जो सोसाइटी है या नेशन है या एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होता है, उसमें आप कंट्रीब्यूट ना कर उसको रिड्यूस ही कर रहे हो। फिर टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब इसमें आप जो इकोनॉमिक है आपके नेशन की, उसको स्ट्रेंथन करते हो और पॉलिटिकल सिचुएशन को भी आप बेटर बनाते हो। टैक्स अवॉइडेंस में ऐसा नहीं होता, आप जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस है या पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको वीक कर रहे होते हो एक तरह से। ऐसे ही टैक्स अवेजन में भी होता है। टैक्स प्लानिंग बिफोर टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, मतलब आप प्लानिंग कब करोगे, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई। अराइज होने से पहले ही आप देखते हो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, जिससे मैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर बेनिफिट ले सकता हूँ, उससे मैं अपनी डिडक्शन को ले सकता हूँ या रिबेट ले सकता हूँ, यहाँ से मैं उसको कम कर सकता हूँ, आपकी टैक्स प्लानिंग का पार्ट बनता है। टैक्स अवॉइडेंस कब होता है, आफ्टर, मतलब टैक्स प्लानिंग फॉर अवॉइडेंस बिफोर टैक्स लाइबिलिटी अराइज, मतलब जो आप लूप होल्स ढूंढते हो वो आप कब ढूंढते हो, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई। तो जो लूप होल्स होते हैं लॉ के, उनको ढूंढकर आप, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है तो उनका फ़ायदा आप उठाने की कोशिश करते हो। लेकिन टैक्स अवेजन कब होता है, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनकर आती है, उसके बाद आप उसको टैक्स अवेजन का यूज़ करते हो, फिर उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। आई होप आपको तीनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज जनरली चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो आपका 5th हेड है अदर सोर्सेज, उसके अंदर कौन सी इनकम है जो चार्जेबल होती है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, डायरेक्टर फीस, ग्राउंड रेंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंश्योरेंस कमीशन, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। इसके बारे में बताना है आपको। ये इन अदर सोर्स की इनकम के अंदर आप किन किन को कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो इसमें A, B, D एंड E, फिर है सेकंड ऑप्शन में B, C, D, E एंड F, फिर थर्ड ऑप्शन में A, B, C, E एंड F, और उसके बाद है A, B, C, D एंड E ओनली। तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहीं दिख गया, ये मिस प्रिंट हो गया मेरे से, तो इसमें पता लग ही रहा है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी जो आपका F है वो आपका आता है कैपिटल गेन हेड के अंदर, ना कि अदर सोर्स की इनकम का पार्ट बनता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, डायरेक्टर फीस, ग्राउंड रेंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड इंश्योरेंस कमीशन। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी आता है कैपिटल गेन हेड के अंदर चार्जेबल होता है, ना कि अदर सोर्स की इनकम के अंदर चार्जेबल होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, इसमें कौन कौन से चार्ज होता है। एनी इनकम विच इज़ अ नॉट चार्ज अंडर द फर्स्ट फोर हेड इज अ चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब ऐसी इनकम जो चार्ज नहीं हुई फोर हेड के
जो बाकी 4 हेड है, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन, उसके अंदर जो इनकम चार्ज नहीं हुई वो आपकी आती है अदर सोर्स की इनकम का पार्ट बनती है। डायरेक्टर सैलरी हो गई, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड हो गया, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हो गया, इंटरेस्ट रॉयल्टी हो गया, गिफ्ट, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम ओन मेंटेनिंग रिसोर्सेज हो गया, लॉटरी हो गया, रेंट ऑफ प्लांट हो गया, और इस तरह की जो इनकम्स है उसको पढ़ सकते हो आप। ये सब आपका बनती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम का पार्ट बनती है, ये सभी इसके अंदर चार्जेबल होती है। अब आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज सेट अप अंडर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। 1952 के अंदर कौन सा प्रोविडेंट फंड सेट हुआ था, एक्ट बना था, वो आपको बताना है। स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि लास्ट हमने अभी पढ़ा है स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड हमारा 1925 के अंदर आया था, और जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो आया है हमारा 1952 के अंदर। तो 1952 के अंदर है क्योंकि ये मतलब ये जो CTI मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उन्होंने इनको अप्रूव किया है, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, और ये बना था 1952 के अंदर। अब आते हैं अपने 17th क्वेश्चन पर। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, टैक्स प्लानिंग प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट है टैक्स अवेजन इज एन एक्ट विद इन द परमिशेबल रेंज ऑफ द एक्ट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ये हमने तीनों का डिफरेंस अभी पढ़ा है, तो इससे आप बता सकते हो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या दोनों आपकी करेक्ट है या दोनों आपकी इनकरेक्ट है। तो आंसर पर आते हैं। आंसर हमारा है स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो टैक्स प्लानिंग है वो आपके प्रमोट करती है प्रोफेशनलिज्म को और स्ट्रेंथन करती है अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को आपकी कंट्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई ना तो लूप होल्स को यूज़ किया जाता है, ना ही स्टेटमेंट को का फॉल्सिफिकेशन किया जाता है या उनको मिस स्टेटमेंट की जाती है, ना ही इनकम और एक्सपेंसेस को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। टैक्स प्लानिंग के अंदर डिडक्शन, रिबेट्स, रिलीव्स, इन सब का यूज़ करके अपनी टैक्स से रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। टैक्स अवेजन एक परमिशेबल रेंज ऑफ द एक्ट नहीं है, क्योंकि ना तो ये सोसाइटी को बेनिफिट देता है, ना ही इकोनॉमिकल बेनिफिट देता है, बल्कि टैक्स अवेजन आपकी सोसाइटी और इकोनॉमिक के लिए एक बुरा श्राप की तरह है। ये आपकी सोसाइटी को खोखला बनाते हैं और ये कभी भी डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं देते। तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई 1 और सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। तो इसका यही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको पूरी डिटेल में समझाई है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। फिर आते हैं 18th क्वेश्चन पर। सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्यूट टैक्स वेयर देयर इज अ एग्रीकल्चर इनकम ऑल्सो। एग्रीकल्चर इनकम की आपको स्टेप्स बताने हैं कंप्यूट टैक्स के, कि आप कैसे उसको स्टेप वाइज कंप्यूट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को। सबसे पहले है ऐड एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एंड कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीगेट एज इफ सच एग्रीगेट इनकम इज द टोटल इनकम। Add agriculture income to maximum assumption limit available in the case of SSC and compute tax on such amount as if it is the total income. फिर है deduct the amount of income tax as compute D from the tax compute from A. Claim rebate under section 87A if applicable. Add surcharge if applicable among with the health and education access @ 4%। आपको बताना है क्या सीक्वेंस करेक्ट है। ऑप्शन 1 है B, A, C, D एंड E। फिर है B, A, D, C एंड E। फिर है A, B, D, C एंड E। फोर्थ ऑप्शन है आपका A, B, C, D एंड E।
आपको बताना है क्या आपका सीक्वेंस है वो करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। सबसे पहले आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ही दिखाती हूँ। आपका करेक्ट ऑप्शन कैसे है, इसमें सीक्वेंस पहले ए ऑप्शन आएगा, देन बी ऑप्शन, देन सी ऑप्शन, फिर रिबेट को लेस करेंगे, फिर सरचार्ज को ऐड करेंगे, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेस आपका बन रहा है तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि सरचार्ज आपकी लिमिट दी होती है उसके अकॉर्डिंग आता है, और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन को आप ऐड करेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस है। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐड एग्रीकल्चर टू टोटल इनकम एंड कैलकुलेट। आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान लेते हैं 2 लाख रुपए है, और आपकी जो टोटल इनकम है वो 8 लाख अदर इनकम है वो 8 लाख रुपए है। तो आप उस इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे और कंप्यूट करेंगे अपने टैक्स को। 10 लाख के ऊपर आपका टैक्स बना 1,12,500। फिर आते हैं आप सेकंड स्टेप पर, ऐड बेसिक अजम्पशन लिमिट टू एग्रीकल्चर इनकम एंड कैलकुलेट टैक्स। इसमें आप जो आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट है उस पर आते हैं। जैसे आपकी 2.5 लाख रुपए स्लैब रेट है उस पर आते हैं, उसके अंदर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे और फिर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। 4.5 लाख के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करा, आपका 10,000 रुपये टैक्स बना। उसके बाद आते हैं कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का। फर्स्ट स्टेप था 1,12,000 रुपये 500, और फिर लेस कर देंगे 10,000, तो आपका आ गया 1,02,500। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेस को एट द रेट 4% को। 1,02,500 के ऊपर आप 4% को ऐड करेंगे तो 4,100 रुपये बनता है। फिर आपका टोटल टैक्स आ जाएगा 1,06,000 रुपये 600 1,06,600 रुपये आपका टोटल आ जाएगा। ये 4 स्टेप है जो कि आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स निकालेंगे, फिर अजम्पशन लिमिट को ऐड करके एग्रीकल्चर इनकम के साथ फिर टैक्स निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, रिबेट लेस करेंगे, और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स को उसमें ऐड करेंगे। यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब आते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पर। Which of the following losses are allowed to be carry forward and set off in the sequence assessment year? कौन से लॉसेस है आपको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने के लिए अलाउड होते हैं सीक्वेंस असेसिंग ईयर के अंदर? हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस को, बिजनेस लॉसेस को, स्पेकुलेशन लॉसेस को, कैपिटल लॉसेस को, एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस को। तो इनमें से कौन से लॉसेस हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं सीक्वेंट असेसमेंट ईयर के अंदर? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। फिर है सेकंड ऑप्शन बी, सी, डी एंड ई। थर्ड ऑप्शन है ए एंड ई। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी, डी एंड ई। तो आपको बताना है कौन कौन से लॉसेस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो आने वाले असेसमेंट ईयर के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, बिजनेस लॉसेस है, या स्पेकुलेशन लॉसेस है, कैपिटल लॉसेस है, या लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, आप सभी इन 5 लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो आने वाले असेसमेंट ईयर के अंदर। लेकिन आपको मैं इसके साथ ही एक एक्सप्लेनेशन और बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी लिमिट होती है, आप कितने सालों तक इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या किस हेड से इनको सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसको पढ़ते हैं। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसको आप सेम हेड से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेम हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। और अनदर हेड मतलब सैलरी हेड हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया,
कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज इनकम हो गया, आप उन हेड के साथ भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर एक लिमिट होती है, आप सैलरी हेड से उसको ओनली 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप सैलरी हेड से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब आते हैं कैरी फॉरवर्ड पर। कैरी फॉरवर्ड आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कर सकते हो, लेकिन आने वाले नेक्स्ट 8 सालों तक ही आप उसके लॉस को कवर कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो कि सेम हेड के प्रॉफिट के साथ उसको आप कवर कर सकते हो। स्पेकुलेशन लॉस, बिजनेस लॉसेस को आप कैसे करोगे? सेम हेड के साथ आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। आप किसी और हेड के साथ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस को कवर नहीं कर सकते। और आप इसको कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? आप इसको आने वाले 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आते हैं लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप सेम हेड के से ही सेट ऑफ कर सकते हो। आप किसी और हेड के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो 8 सालों तक, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप सेम हेड के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। से इसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दोनों से इसको सेट ऑफ कर सकते हो। और कैरी फॉरवर्ड आप इसको 8 सालों तक कर सकते हो। ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के केस में क्या होता है, आप सेट ऑफ तो कर सकते हो, लेकिन सेम हेड के साथ कर सकते हो, अदर हेड के साथ आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर आता है आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन ओनली 4 ईयर तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर आता है स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर 35 AD के लॉसेस को आप सेम हेड के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, अदर के साथ उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड के अंदर आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप उसकी लिमिट, मतलब आप उसको इनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन किस केस में? जो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट है उसी से आप स्पेसिफाइड लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, उसी के अंदर उसको उससे लेस करके आप उसको आगे कवर कर सकते हो। मतलब आप किसी और हेड की इनकम के साथ स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस को आप कवर नहीं कर सकते। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स। मतलब आपको 10% सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है? जब इंडिविजुअल की इनकम 7.5 लाख से ज़्यादा हो, 8.5 लाख से ज़्यादा हो, 50 लाख से ज़्यादा हो, या 20 लाख से ज़्यादा हो। किस केस में आप पे 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होता है? जब किसी इंडिविजुअल की इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो। 10% किस केस में होता है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 50 लाख रुपए। 50 लाख कैसे सरचार्ज की लिमिट होती है वो आपको मैं बता देती हूँ कैसे होती है। सरचार्ज, जब किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है 10% की रेट से। जब इनकम ज़्यादा हो 1 करोड़ से लेकिन कम हो 2 करोड़ से, तब एप्लीकेबल होता है 15% सरचार्ज। जब इनकम 2 करोड़ से और 5 करोड़ के बीच में है तो एप्लीकेबल होता है 25% ऑफ सरचार्ज। जब इनकम आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा है तब एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर 37% ऑफ सरचार्ज आपकी इनकम का। अब आते हैं, डिफरेंस बताती हूँ मैं क्या होता है स्लैब रेट, सेस और सरचार्ज के अंदर। स्लैब रेट क्या होता है? टैक्स रेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इनकम लेवल। जो आपकी इनकम है उसके लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स रेटेड को डिवाइड कर दिया गया है। स्लैब रेट जैसे 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आप अजम्प्ट हो। इंडिविजुअल के केस में बता रही हूँ जो 60 साल से कम है।
2.5 लाख से 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपके ऊपर एक अलग परसेंटेज लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो एक अलग परसेंटेज लगेगा। 10 से 20 के बीच में है तो एक अलग परसेंटेज लगेगा। तो ये हो जाती है स्लैब रेट, जो इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अलग अलग होती है। सेस क्या होता है? एडिशनल टैक्स कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको सेस बोलते हैं। सरचार्ज क्या होता है? एडिशनल टैक्स चार्ज व्हेन इनकम अर्न्ड अबव स्पेसिफाइड लिमिट। जब किसी इंडिविजुअल की इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर एडिशनल चार्ज को अप्लाई किया जाता है। जैसे 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो 10% सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। जब आपकी 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है तो 15% आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। जब आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% एप्लीकेबल होता है, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%, 37% सरचार्ज है जो वो एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको ये टॉपिक मैंने जो कवर करवाए हैं, जो भी PYQ कवर करवाए हैं, आपको वो क्लियर हुए हों, आपको वो टॉपिक क्लियर हुए हों, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी तरह के टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो, अपने वैल्यूएबल जो वर्ड्स हैं उनको कमेंट करिए, मुझे बताइए अपने थॉट्स, आप क्या सोच रहे हो वीडियो से रिलेटेड, या आपको किस कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए तो आप उनको भी बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड मेरे एफ़र्ट्स को भी ऐसे ही मैं आपके लिए एफ़र्ट्स करूं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं, क्योंकि काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं भाई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।